बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की न्यूज़ अपडेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस वक्त की वो है पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी का दौरा काबुल। बड़ा हंगामी किस्म का दौरा था। इसकी तफसीलात क्या है वो आपके साथ बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले आगे जाने से पहले आपसे कहता चलूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे इस हंगामी दौरे के हवाले से। कहा तो जा रहा था, खैर एक दो दिन पहले बात हुई थी, लेकिन दिन का तयन नहीं था कि किस डेट को और किस टाइम ये लोग जाएंगे, लेकिन आज फाइनली ये गए। और कहा यह जा रहा था कि वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है अमीर मुत्तकी साहब, क्योंकि वो रशिया में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रशिया ने होस्ट किया है उसको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया एंड चाइना वहां पर मौजूद था, अमेरिका वहां पे नहीं आया। तो उस हवाले से वो वहां पे मसरूफियत की वजह से ये कह रहे थे कि शायद ये दौरा लेट हुआ। खैर एनीवे जो भी हुआ, DGISI फैज हमीद एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने ये दौरा किया। और ये सिर्फ ये लोग नहीं थे, बल्कि इनके साथ काफी सारा एक बड़ा डेलीगेशन, मैं ये कहूंगा कि पहला एक प्रॉपर डेलीगेशन है जिसने काबुल का दौरा किया है। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? DGISI के अलावा सेक्रेटरी, जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे सुहेल महमूद साहब शामिल थे, सेक्रेटरी कॉमर्स जो है साले अहमद फारूकी साहब शामिल थे, चेयरमैन PIA एयर मार्शल अरशद मलिक साहब शामिल थे, और नादरा के चेयरमैन जो है तारिक मलिक साहब और FBR, और इसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री के बहुत सारे ऑफिसर्स भी गए। और हो ये रहा था, मतलब कहा तो ये जा रहा है कि तुरखम बॉर्डर, स्पीन बोल्दक, और इसके साथ साथ हमारे 5 क्रॉसिंग पॉइंट है, खरलाची वगैरह, वहां से लोगों को आने जाने में परेशानी है, उसके हवाले से भी हमने बात की, और साथ साथ ट्रेड की बात की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल कहानी है कहां पर? क्या ये ट्रेड पहली दफा हो रहा है वहां पर, या पहले से क्योंकि हमारा चलता था? $3 अरब की ट्रेड हुआ करती थी, और अभी जाके वो तकरीबन आई है $920 मिलियन के आसपास जो है ये हमारी ट्रेड जो है ये पहुंच चुकी है, यानी डाउन हो चुकी है ग्रेजुअली। पिछले अगर 3-4 सालों का डेटा उठाया जाए तो मुलाकातें हुई वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके साथ मुल्ला हसन अखून साहब से मुलाकात हुई, मौलवी अब्दुलसलाम हनफी से मुलाकात हुई, और फॉरेन जो वो हैं अमीर खान मुत्तकी, फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके अबूरी, उनसे मुलाकातें हुई। यकीनन मॉस्को में सादिक खान साहब भी मौजूद थे, जो पाकिस्तान के स्पेशल एनवॉय में कहता हूं उनको, पहले अफगानिस्तान में रह चुके हैं, वो भी वहां पर पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन इस वक्त असल मसला शायद ये नहीं है जो हमें नजर आ रहा है। तिजारत बहुत अच्छी बात है, अफगानिस्तान को भी बहुत जरूरत है और हमें भी बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें वहां से फ्रेश फ्रूट्स और बहुत सारी वेजिटेबल्स, जिसमें से टमाटर वगैरह और इस तरह की और बहुत सारी चीजें शामिल हैं, ये हमें वहां से कम पैसों में मिल जाता है, और बड़ा मतलब बाय रोड ट्रेवल है, कहीं से भी, निंगरहार, जलालाबाद, बगलान, पख्तिया, या जहां से भी वो चीजें आ रही होती है, हेलमंद से, तो वो आसानी से हमारे 5-7 घंटे में, आराम से 8 घंटे में वो हमारे पेशावर मेन सिटी में वो चीज पहुंच चुकी होती है। ये चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अलावा जो दुनिया की बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, वो एक असल इशू है। और इससे पहले हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी को रिप्रेजेंट कर रही थी एंजेला, गालिबन उनका नाम है, एग्लेरा FIM, जिसे कहते हैं कि अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन उनकी भी मुख्तलिफ हमारी हुकूमती अरकान से मुलाकातें हुई, और यकीनन जो उन्होंने शिरकत नहीं की मॉस्को कॉन्फ्रेंस में, वो भी एक मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज था। इससे पहले वेंडी शर्मन ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और उन्होंने मुख्तलिफ जो असाइनमेंट्स थी पाकिस्तान को वो बताई थी कि आपने इन चीज़ों पे काम करना है, और उसमें जो काबुल का इशू है, यानी अफगानिस्तान का जो इशू है, इस पे बड़ा स्ट्रिक्टली वो फोकस थी यहाँ पे आकर, और उन्होंने कहा था कि नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ टू टेकल अफगानिस्तान, ये आप जाने और आपका काम जाने। तो ये चीज हुई।
लेकिन इससे पहले हमारे DGISI अकेले गए थे और बहुत ज्यादा मतलब बातें हुई और बड़ा मैं ये कहूंगा बुरा माना गया। उसके बाद मैं खुद गया अफगानिस्तान का, मैंने विजिट किया और मुख्तलिफ लोगों से मैंने बातें की, तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने इसको अच्छा नहीं जाना, और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की एक हुकूमत है तो उसका कोई नुमाइंदा अगर जाता है, जिस तरह कतर के फॉरेन मिनिस्टर आए, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर आए, तो इन लोगों की, या फिर सरगेई लाराओव जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया है, उनकी मुलाकातें इनसे हुई, इंडियन जो एम्बेसी के लोग हैं कतर में, उनकी मुलाकातें इनके साथ वहां पे हुई दोहा में। तो एक चीज बनती है और समझ में भी आती है। लेकिन जब इस तरह की मतलब इस तरह के विजिट्स होते हैं कि मतलब जहाज लेकर और आप वहां काबुल में उतरते हैं और सरीना में जाके चाय पीते हैं, और मतलब जो भी है वट एवर द थिंग इज, तो उससे यकीनन उसके बाद वहां का कैबिनेट का बनना और उसके अंदर हक्कानी नेटवर्क के लोगों को इंजेक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो एक आम अफगानी, पहले भी वो हमसे काफी नाराज थे, लेकिन इस तरह की चीजों के बाद उनकी नाराजगी, मैं ये कहता हूं कि वो मजीद बढ़ी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कोalition गवर्नमेंट बनाई जाएगी और उसमें मुख्तलिफ जो इलाकों के लोग हैं अफगानिस्तान के, उनको शामिल किया जाएगा। वो बेशक उज़्बक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, या जो भी लोग हैं। और ख़वातीन की इंजेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था कि ख़वातीन को शामिल किया जाएगा। ख़वातीन तो दूर की बात, उनको तो नहीं शामिल किया अभी तक, लेकिन सारी कम्युनिटीज के लोग भी उस हुकूमत में शामिल नहीं है जो अभी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान ने बॉर्डर की सिचुएशन के हवाले से उनसे कहा कि भाई हम बॉर्डर खोल रहे हैं, लेकिन मुसीबत यह कि ये बॉर्डर बेशक अशरफ गनी साहब की हुकूमत हो या अभी तालिबान की हुकूमत, कुछ भी होता है तो कहते हैं यार सबसे पहले काम ये करो कि बॉर्डर को ताला लगा दो। समझ मुझे नहीं आती इस बात की कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को बंद क्यों जाता है। आप 24 आवर वहां पे सर्वेलेंस है, और अगर आप कहते भी हैं कि कोई वहां से इंसर्जेंट आते भी हैं तो बॉर्डर के थ्रू, मेरा नहीं ख्याल कि वो बॉर्डर के थ्रू आते हैं, उनके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। 1700 किलोमीटर का हमारा ड्यूरन लाइन जिसको कहा जाता है, एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, शुरू होता है बाजवड़ से लेके और जाके बलूचिस्तान के मिड से भी आगे तक जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक जिसे कहते हैं कि एक बहाना है, क्योंकि वहां से मैंने जिस तरीके से बताया, अगर हमारी और अफगानिस्तान के बीच में भी अगर कारोबार हो तो पाकिस्तान, स्पेशली हमारे खैबर पख्तूनख्वा को उसका फायदा होता है। वहां पे जो बचे कुचे थोड़े बहुत हमारे यूनिट्स हैं जो प्रोडक्शंस करते हैं मुख्तलिफ चीजों की, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है दैट इज ऑन अफगानिस्तान। एक बहुत बड़ी और एक बहुत अच्छी मार्केट है हमारे पास, अगर उसको कैप्चर किया जाता है तो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अफसोस के साथ कि ईरान की प्रोडक्ट्स भी वहां पे बिल्कुल मिल रही हैं, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की भी मिल रही है। अब मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान की प्रोडक्ट्स कम हुई, लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान की बहुत सारी चीजें, मैं तो खैर बाद में गया हूं, लेकिन पहले जो लोग जाया करते थे उनसे मैं पूछता था तो उन्होंने कहा कि आपको मेडिसिन और बहुत सारी चीजें जो मेड इन इंडिया होती है वो आपको आम, मतलब यहाँ तुर्कम बॉर्डर को जैसे आप क्रॉस करते हैं यहाँ से लेके और उनके हमारे स्पिन बोल्दक के बॉर्डर को ले ले, फिर उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान के साथ ले ले, या जो चाइना के साथ उनका एक स्ट्रिप बनता है, वहां तक ये सारी प्रोडक्ट्स नजर आती है। और मैंने जो चीज देखी अपनी खुद मैंने ऑब्जर्व की, दैट इज द ऑटो सेक्टर, उसको बड़ा एक हिंदुस्तानी ऑटो रक्षास वहां पे बहुत ज्यादा, मुझे जहां पे भी मैंने देखा, अफगानिस्तान पूरे की मैं बात कर रहा हूं तकरीबन, वहां पे उनका टीवीएस वालों का और उनके मतलब दूसरी जो कंपनीज हैं उनकी जो ऑटोज हैं वो मुझे नजर आती रही। तो ये एक चीज है कि उन लोगों ने उस मार्केट को बहुत बेहतर यूटिलाइज किया, और मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ईरान ने उस मार्केट का फायदा उठाया, और हमारे लिए बहुत फायदामंद था। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हमने मुल्क की बाकी चीजों को बेड़ा कर करके रखा, सेम लाइक दैट जो है हमने उस मार्केट को भी तबाह बर्बाद करके रखा। इतना हमने उन लोगों को तंग किया। कराची से अगर उनका माल आता था या वागा के थ्रू हिंदुस्तान से उनका माल आता था, उसको मतलब उनकी पैकिंग खुलवा के और दोबारा रीपैकिंग और पता नहीं कितनी ड्यूटीज और वो लगा के कि एक एक कंटेनर का, वो मेरे एक ट्रेडर से बात हो रही थी कि यार
20-30,000 $40,000 डॉलर्स तक हमें मतलब उसके ऊपर अलग से खर्च करना पड़ता है। जो माल हमने खरीदा वो तो है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे नहीं पता अब, क्योंकि अशरफ गनी साहब की हुकूमत में तो ये चीजें नहीं सॉर्ट आउट हुई थी। अभी तालिबान की हुकूमत है, हो सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के बहुत क्लोज हैं, बहुत करीब हैं, लोग यहाँ पे रह के गए हुए हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पे शायद अब भी बहुत सारों की रहती हैं। तो ये एक वजह है कि अब हो सकता है कि पाकिस्तान जो है उनको कोई सहूलत दे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एंड दैट इज द टीटीपी एंड दाइश। ये दोनों बड़े अहम फैक्टर्स हैं। दाइश वो है जिसके खिलाफ अफगान तालिबान ने पहले भी जंग लड़ी, और जिस वक्त अमेरिका वहां पे मौजूद था उस वक्त भी, और मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान दिया दाइश को अफगान तालिबान ने। और शायद मैं कहता हूं कि इस रीजन में अगर वो नहीं पहले, तो उसकी वजह मेन जो है ये लोग हैं कि उन्होंने रोक के रखा और बड़ा नुकसान उठाया। आईएस ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, जिसकी वजह से वो अपने पंजे नहीं गाड़ सके। हालांकि उनका टारगेट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ईरान एंड हिंदुस्तान, ये सारा पूरा रीजन उनके टारगेट पे था। लेकिन मैं कहता हूं कि फॉर्चुनेटली ये चीज नहीं हो सकी। उसके बाद टीटीपी एक दर्द सर है हमारे फोर्सेस के ऊपर। पिछले अगर मैं 3-4 दिनों की बात करूं तो तकरीबन 7 हमले हो चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों में। बाजवड़ में हुआ, नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान में हुआ, क्वेटा में हुआ, क्वेटा के बाद केच में हुआ। तो ये तकरीबन 7 बड़े अटैक्स, और उसमें मतलब बड़े स्केल पे कैजुअल्टीज जो है हमारे कम से कम जो पुलिस और हमारे मिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं, कम से कम 15 से 20 लोगों की जानें गई हैं। तो ये चीज मुझे जो लग रहा है कि आज का विजिट जो है वो, स्पेशली बाकी चीजें तो शायद होती होंगी मतलब फ्रंट पे, लेकिन मेन मुद्दा जो था वो यही था कि भाई इसको किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास हिंदुस्तान वाला शोल्डर भी नहीं है। पहले हम कहते थे कि रॉ फंडिंग करता है और अफगानिस्तान में से उनको सपोर्ट होती है, और उसके बाद वो हमारे ऊपर अटैक्स करते हैं। अगर लेट सपोज मैं 1% मान लेता हूं कि वो बात सच्ची भी थी, लेकिन अब वो 1% का चांस भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने वहां से अपना मतलब जितना भी सेटअप था उन्होंने अपना उठाकर और वो चले गए। उनके सारे के सारे लोग वहां से निकल गए। तो अब आप ये तो कह नहीं सकते कि यार हिंदुस्तान आता है, क्योंकि डायरेक्टली उनका कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता। ईरान के रास्ते वो उनके साथ शायद आना जाना हो, लेकिन अब वो भी नहीं है। मेरी क्योंकि बहुत सारी इंडियन दोस्तों से बात होती है, तो उसमें से कोई भी मतलब वहां जाने के लिए, और स्पेशली इस सिचुएशन में, वो कहते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम नहीं जाते। सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा है। तो ये वाली चीज जो है, इस विजिट का मेन मुद्दा ये था, क्योंकि हमारे फोर्सेस के ऊपर जो अटैक्स हो रही हैं उसका मुद्दा इंटरनली उठाया गया, ओपनली नहीं बताया गया कि इसके ऊपर हमारी कोई बात हुई। लेकिन जिन लोगों से मेरी कुछ सोर्सेस से बात हुई, तो उनका कहना है कि बिल्कुल असल चीज ये थी, और इसीलिए DJISI, जो अब मुझे नहीं पता कि उसको DJISI हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 6 अक्टूबर को उनका नोटिफिकेशन हो चुका है कि ही इज द कोर कमांडर पेशावर नाउ। लेकिन खैर एनीवे वो एक अलग इशू है, उस पर अलग से बात हो सकती है। तो ये एक मेन मसला इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है। और जो वहाँ की हुकूमत है उसकी भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। मतलब पिछली दफ़ा भी उन्होंने कहा था कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी फिर उन्होंने कहा है, लेकिन ये वाली चीज़ उन्होंने अब भी कमिट नहीं की पाकिस्तान की हुकूमत से कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। उसकी वजह आपको भी पता है और मुझे भी पता, और वो ये है कि दोनों का जो अल्टीमेट गोल है अब वो एक है। तो जब एक ही गोल के लिए उन्होंने 20 या 25 या 30 साल एक लड़ाई लड़ी अमेरिका जैसे मुल्क के खिलाफ, और हमारे यहाँ पे TTP वाले ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ शरिया के लिए लड़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये बात कि वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन खैर पाकिस्तान ने कोशिश की, और उनके सामने अपने जो रिजर्वेशंस थे, पहले अशरफ गनी साहब के सामने अक्सर हमारे आर्मी चीफ जो है वहाँ जाकर बात किया करते थे, और अब जो है फॉरेन मिनिस्टर हमारे गए। लेकिन इस वक्त मुझे इस फ्रंट के ऊपर कोई बेहतरी नज़र होती हुई नजर नहीं आ रही। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ होगी, क्योंकि जब आपकी आइडियालॉजीज एक होती हैं तो उसके बाद आप ये वाली चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन खैर एनीवे, होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर। क्या चीज़ें होती हैं मैंने आपको पहले भी बताया था 15 अगस्त के फौरन बाद, और उससे पहले भी, कि पिक्चर
کلیئر ہو جائے گی اور ہو رہی ہے, ہمارے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ سپورٹ. ٹیک کیئر اینڈ بائے.